तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनीका की। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। गुलेरिया परिवार में काफ़ी चहल पहल हो रखी थी। सभी के दिल और दिमाग में कुछ न कुछ बातें थी जो वो अनीका से पूछना चाहते थे और अनीका का ही वेट कर रहे थे। काफ़ी देर तक अनीका का वेट करते रहते हैं लेकिन अनीका नहीं आती, इसलिए कुछ टाइम के बाद ही सभी डाइनिंग हॉल में आराम से सोफे पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर जितने भी गुलेरिया परिवार के मेंबर्स थे, नंदिनी, सिद्धार्थ, ओमकार, प्रीति और जितने भी थे सभी डाइनिंग हॉल में आकर बैठ जाते हैं। लेकिन कोई भी किसी से बातें नहीं कर रहा था। सभी अपने मन में क्वेश्चन बनाए हुए थे और बस उनका आंसर चाहते थे। उन्हें खुद पता था कि यहाँ पर अगर वो अपना क्वेश्चन किसी से पूछेंगे तो शायद सामने वाले का भी क्वेश्चन यही होगा। इसलिए हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर सिर्फ अनीका दे सकती है। इसलिए सभी अनीका का ही वेट कर रहे थे। शायद कल वाली घटना का असर उन सब पर काफ़ी गहरा हुआ था। सभी किसी गहरी सोच में डूबकर बस अपने ख्यालों की दुनिया में खोए हुए थे। शायद कोई बात उनके मन में बैठ चुकी थी। सभी की अलग अलग भी हो सकती थी और सभी की सेम भी हो सकती थी। मारवा हाउस। दूसरी तरफ अनीका और रोहित उठ चुके थे। आज रोहित अनीका से पहले नहीं उठा। दोनों साथ उठते हैं। दोनों ने जल्दी से अपनी कॉफ़ी पी और वॉशरूम के लिए रोहित चला जाता है। तभी अनीका अपने फ़ोन में कुछ चेक करने लग जाती है। अपने फ़ोन को अच्छे से चेक कर रही थी तभी रोहित बाहर आ जाता है और अनीका अपना फ़ोन साइड में टेबल पर रखकर वॉशरूम के लिए निकल जाती है। दोनों कुछ टाइम बाद रेडी हो जाती हैं। फिर अनीका आराम से बैठ जाती है और रोहित से कहती है, मुझे आपसे एक बात करनी है। रोहित कहता है, हाँ अनीका, तुम पूछ सकती हो, मैं फ्री हूँ। तभी अनीका कहती है, अभी नहीं, मैं बाद में आपसे वो क्वेश्चन करूँगी। तभी अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। रोहित कहता है कि हमें पहले गुलेरिया हाउस जाना चाहिए या फिर श्रेया के पास हॉस्पिटल में। अनीका रोहित से कहती है, रोहित, हमें पहले हॉस्पिटल जाना होगा क्योंकि डैड अकेले वहाँ पर हैं, क्योंकि मयूर भैया भी रात को ही आ गए थे। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। अनीका करण से कहती है, डैड, आप घर पर जाकर रेस्ट करो क्योंकि मैं आ गई हूँ और तब तक आप आते हो तब तक मैं यहाँ पर श्रेया और श्रेया के बच्चे की देख रेख करती हूँ, क्योंकि कल से आप यहीं हो और आपने शायद मेरे आइडिया से अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा और आप थक चुके होंगे, इसलिए आप घर पर जाकर थोड़ा रेस्ट करके आइएगा। उसके बाद आप यहाँ पर रह सकते हैं और मैं यहाँ से जा सकती हूँ। अनीका की बात करण गुलेरिया साफ इनकार कर देता है। कहता है कि तुम अपना काम करो, ये मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं ये परेशान होकर बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे खुशी मिल रही है ये सब करने से। अनीका करण के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि पापा प्लीज़ मेरी बात मान जाए, क्योंकि ये खुशी अच्छे से एंजॉय करने के लिए आपकी तबीयत को भी ठीक रहना ज़रूरी होगा। इसलिए क्योंकि आपने कल से अपनी मेडिसिन भी नहीं ली है। अब करण गुलेरिया को रियलाइज़ होता है कि उसने 2 दिन से अपनी टैबलेट नहीं खाई है और वो यहाँ हॉस्पिटल में अपने साथ भी नहीं लेकर आया। इसलिए अनीका की बात उसे सही लगती है। करण गुलेरिया अनीका से कहते हैं, ठीक है बेटा, जब तक तुम हो तब तक मैं घर जाकर आता हूँ और घर में क्या कुछ चल रहा है वो सब भी थोड़ा सा मैनेज करके आता हूँ। अनीका हामी भर देती है। करण गुलेरिया अपनी ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाते हैं। अनीका व रोहित हॉस्पिटल में थे। दोनों ही श्रेया के रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। अभी वो रूम में जा चुके थे लेकिन श्रेया सोई हुई थी, इसलिए नर्स की तरफ इशारा करते हैं और नर्स चुप हो जाती है क्योंकि बच्चे की देखरेख के लिए नर्स वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। अब नर्स अनीका को देखती है और अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं अभी आई। वहाँ से एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चली जाती है। रोहित और अनीका
दोनों ही वहाँ पर बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है अनिका। दोनों ही उसे प्यार करने लग जाते हैं। काफ़ी देर तक रोहित और अनिका दोनों ही उस बच्चे को देखकर काफ़ी शांत और खुश महसूस कर रहे थे। बच्चे के फेस को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उनकी सारी दुनिया ही रुक चुकी है। तभी रोहित को अपने आर्यन का चेहरा और अनिका को अपनी रिया का चेहरा उनके दिमाग में उभरता है और फिर सोचने लग जाते हैं। दोनों ही बच्चे को देखकर काफ़ी खुश थे। तभी रोहित के फ़ोन की बेल बजती है। रोहित फ़ोन की स्क्रीन पर नाम देखकर साइड से खटका दबा देता है। इन पर नाम देखता है और फिर अनिका से एक्सक्यूजेस करके बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। ये कॉल और किसी का नहीं बल्कि चिराग मेहता का ही था। चिराग, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। रोहित, ओके, हाँ बोलिए चिराग, क्या बात है, आज इतना जल्दी फ़ोन किया, मेरी इतनी जल्दी याद आई गई, कोई तो ऐसी बात है। अब चिराग काफ़ी परेशान हो जाता है और वो चुप हो ही रहना बेहतर समझता है क्योंकि रोहित ने सामने से ऐसी ही बात कर दी। अब चिराग चुप हो जाता है, लेकिन रोहित से चुप सुनकर चिराग चुप हो जाता है, जिससे कि रोहित के मन में दवंद पैदा हो जाता है। उससे किसी दुर्घटना का आभास होने लग जाता है। इसलिए वो चिराग से कहता है, चिराग कोई भी बात हो तुम प्लीज़ मुझे सीधा बताओ, तुम्हें घबराने और डरने की कोई बात नहीं है। चिराग अब हिम्मत करके कहता है, सर दरअसल बात ऐसी है कि रिया को कल रात से ही फीवर है और उसका लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मैंने इस स्पेशल डॉक्टर को भी यहाँ पर बुला लिया गया है, लेकिन रिया है कि नहीं तो कुछ खा रही है, नहीं कुछ पी रही है और ऊपर से टैबलेट भी नहीं खा रही। अब रोहित कहता है कि आर्यन और अलेक्जेंडर। तभी रोहित की बात सुनकर चिराग कहता है, सर दरअसल बात ऐसी है कि रोहित बाबा और अलेक्जेंडर बाबा दोनों ही कल से अपनी बहन को समझाने और उसे हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिया है कि कल रात से बस एक बात की ही रट लगाए हुए है कि मुझे मोम डैड के पास जाना है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ मोम को लेकर आओ, भैया प्लीज़ डैड को लेकर आओ। लेकिन अलेक्जेंडर उसे काफ़ी देर तक समझाता है, लेकिन रिया नहीं मानती। बस कल से उसकी जुबान पर यही बात एक अटकी हुई है, जिससे नहीं तो वो आगे जा रही है, नहीं उससे पीछे जा रही है। इट मीन्स नहीं वो किसी की बात सुन रही है, बस अपनी ही ये 2 लाइन वो सभी को बता रही है। चिराग के फेस से ऐसी बातें सुनकर अब रोहित काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि रोहित अपनी लाडली बेटी को कभी बीमार या परेशान नहीं देख सकता। तभी वो अपनी बात को कहता है, तुम्हें बस एक काम दिया गया है, वो भी तुमसे अच्छे से नहीं हो पा रहा। अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो बता सकते हो और बता दो। रोहित के मुंह से ऐसी बातें सुनकर चिराग समझ पा रहा था कि रोहित अपनी लाडली बेटी को परेशान व बीमार दोनों में से एक भी नहीं देख सकता। रोहित, मुझसे रिया की ये हालत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो इसलिए मेरी प्लीज़ तुम रिया से बात कराओ। दूसरी तरफ दमयंती का किला। दमयंती के किले में जहाँ पर काफ़ी औरतें पहले चल पहल करती या फिर कुछ काम करती हुई दिखाई देती थी, उन्हीं में भी अभी शांति हो चुकी थी, क्योंकि 2 दिन से वो सभी औरतें काफ़ी परेशान थी जब से वो दुर्घटना घटी है। दमयंती देवी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था और सभी उसके आदेश का पालन करती थी, लेकिन अभी आदेश देने वाला कोई भी नहीं था। नहीं लच्छो, नहीं दमयंती, नहीं रुद्रमा देवी, कोई भी नहीं था। इसलिए सभी अपने काम को में जो उन्हें काम मिला था वो काम पूरा करके आराम से अपनी जगह पर बैठी हुई थी। नेक्स्ट आदेश का पालन करने के लिए बिल्कुल रेडी थी। दमयंती को अब 13 से 14 घंटे बीत चुके थे, जो लगातार एक जगह खड़ी होकर काम करती जा रही थी। पहले वह लक्ष्मी का ट्रीटमेंट करना पहले बेहतर समझती है और उसके पेट में जो गोली लगी हुई थी उसे निकालती है। उस ब्लड को निकालने के बाद उसे साइड में करती है और जो वहाँ का एरिया था उसे अच्छे से साफ करती है। जो आसपास लेडी डॉक्टर वहाँ पर सिपाही थी, उनकी सहायता के द्वारा ही वो सारा काम अच्छे से कर रही थी और काफ़ी गंभीरता के साथ हर एक काम को अंजाम दे रही थी, जैसे वो ये काम प्रति दिन करती है। ऐसा प्रतीत हो रहा था। जो औरतें सिपाही वहाँ पर डॉक्टर का काम करती थी वो सभी ये चीज़ देखकर काफ़ी हैरान थी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने दमयंती का ये वाला रूप बिल्कुल भी नहीं देखा था। सभी
पका जाती हैं, क्योंकि दमयंती ने इतनी बारीक नाइफ से वहां पर कट लगाकर उस बुलेट को बाहर निकाला था। ये देखकर वो सभी हैरान थी, क्योंकि वो सब ये नहीं कर सकती थी और नहीं उन्होंने ऐसा कभी किया था। दमयंती ने बुलेट निकालने के बाद उस एरिया को भी अच्छे से साफ किया और फिर वहाँ पर स्टिच दिए। स्टिच देने के बाद वहाँ पर हल्की सी पट्टी की और उसके बाद जितने भी उसकी बॉडी पर जख्म थे और सभी को साफ करके उन पर एक मलहम टाइप की एक दवाई बनाकर उन पर एक लेप लगाया, जैसे कि अनिका हर पेशेंट पर लगाती थी। इसलिए दमयंती ने भी यही किया। उसके बाद उसने जितना भी मलहम बचा हुआ था उन औरतें सिपाही को कहा, इसे साइड में रख दो, इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी। उसके बाद वो सेकंड बेड की तरफ चली जाती है, क्योंकि उस सेकंड बेड पर रुद्रमा देवी को लेटाया गया था। वह अपना काम खुद कर रही थी बिना पलक झपकाए। उसके पास आसपास जितनी भी औरतें खड़ी थी वो ये देखकर काफ़ी लगातार हैरान होती जा रही थी। फिर एक औरत दमयंती की तरफ कुछ इशारा करते हुए कहती है, माँ साहब। तभी दमयंती भी अपने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने का इशारा करती है। वह औरत वहीं चुप हो जाती है, क्योंकि दमयंती समझ चुकी थी कि वो औरत उसे क्या कहना चाहती है। वो लगातार वो औरतें ये देख पा रही थी कि दमयंती ने 13 से 15 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन वो काफ़ी देर से लच्छों के ट्रीटमेंट्स में लगी हुई थी। वो चाहती थी कि वो रुद्रमा देवी का कुछ टाइम बाद थोड़ा रेस्ट करके कुछ पानी वगैरह पी के फिर उसकी तरफ आगे अपने कदम बढ़ाए, लेकिन दमयंती ने उन्हें आगे बोलने से पहले ही चुप करा दिया था। अब दमयंती देवी उन्हीं पास में रखे हुए काफ़ी नुकीले हथियार थे उनसे ऐसे ही जैसे उसने लच्छों की बुलेट निकाली थी, ऐसे ही वह रुद्रमा देवी के सीने से वो बुलेट निकालने में सक्सेसफुल हो जाती है और उसके बाद वो उसके अच्छे से जख्मों को सफाई करती है और वहाँ पर स्टिच देती है। लेकिन अब की बार दमयंती देवी ने उसके जगह पर कोई भी, जहाँ पर स्टिच लगे थे वहाँ पर कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं लगाई जिससे कि उसे कवर किया जा सके। उसे ओपन छोड़ा गया था। वे औरतें काफ़ी हैरान थी। तभी दमयंती देवी कहती है कि इसे किसी भी पट्टी से कवर नहीं करना, इसे ऐसे ही खुला छोड़ना। वे औरतें एक दूसरे का फेस ताकती रहती हैं और आंखों के इशारे से कुछ पूछने की कोशिश करती है। दमयंती कहती है, समय आने पर तुम्हें इस चीज़ के बारे में भी पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। इसके बाद दमयंती देवी पास पड़ी कुर्सी पर आराम से जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसने रुद्रमा देवी का ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से कर चुकी थी। चेयर पर बैठने के बाद तभी एक औरत वहां से भागकर जाती है और पानी का गिलास दमयंती की तरफ ले आती है। दमयंती देवी पानी का गिलास अब अपने हाथ में लेती है और आंखें बंद करके एक घूंट में ही सारा पानी झट से पी जाती है और फिर गिलास को साइड में रख देती है। वे औरतें वहां पर जितने भी टूल्स नीचे या फिर रखे हुए थे उन्हें साफ करके रखने के लिए वहां से चली जाती है। दमयंती देवी उन दोनों की तरफ देखती है और चेयर पर बैठी हुई कुछ सोचने लग जाती है। वह सोच पा रही थी, मैंने जो किया है वो शायद सक्सेसफुल ही किया है और जहाँ तक मेरे आइडिया से मैंने जो ट्रीटमेंट किया है ये 1 वीक के अंदर ही पहले की तरह बिल्कुल ठीक तरह से चल पाएंगी, सोच पाएंगी, सब काम कर पाएंगी और फिर हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ अंजाम देंगे। ये दमयंती सोच ही रही थी, कब उसकी आंख लग गई खुद उसे भी नहीं पता चला। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर होगा दमयंती का नेक्स्ट वार और क्यों खोला है उसने रुद्रमा देवी के स्टिच को ओपन। देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में जल्द मिलते हैं। बने रहे सार्थक स्टोरी FM।